Good morning and a very very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. हम हैं पेज नंबर 362 पे और ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी वैल्यूज़ उसका विटनेसिंग अगर ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा रही होती है, हमारे बिहेवियर अगर हमारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, हमारी दो वैल्यूज़ अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो किस प्रकार से हम टॉर्न अपार्ट होते हैं. वी डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स and we are always unhappy, and this unhappiness leads to overeating, smoking or other kind of behaviors. और अगर हम ये समझते ही नहीं है कि ये वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर काम कैसे करता है, तो हम किसी भी प्रकार के एलिगेंट कॉम्प्रोमाइज़ को ला ही नहीं सकते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है. और अगर हम इसको समझ लेते हैं तो आपको रिलेशनशिप हो या सेंस ऑफ फ्रीडम हो, दो जो आपकी प्रीडोमिनेंट वैल्यूज़ हैं, उसमें किसी को भी अंडरमाइन नहीं करना पड़ेगा. आप उसके एविडेंस प्रोसीजर को चेंज करेंगे और लाइफ में एक लयता यानी कॉन्ग्रुइटी लेकर आएंगे. बहुत बार इनकॉन्ग्रुइटी यानी एक लयता नहीं होना, एक विद्रोह होना वैल्यूज से नहीं बल्कि उसके एविडेंस के प्रोसीजर से आता है कि वो वैल्यू के फुलफिल करने के आपने दायरे क्या बनाए हुए हैं. जैसे कि सफलता इन बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी डोंट हैव टू प्रोड्यूस इनकॉन्ग्रुइटी. आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और एक बहुत ही रिच स्पिरिचुअल लाइफ को भी जी सकते हैं. तो अगर आपका एविडेंस प्रोसीजर ऑफ सक्सेस है कि आपको एक बहुत ही बड़े महल जैसे घर में रहना है, और स्पिरिचुअलिटी का आपका एविडेंस प्रोसीजर ये है कि आपको बिल्कुल सिंपल सीधी और लेस फ्रिल लाइफ जीनी है, तो आप ये समझ लिए कि आपको यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर तो होगी. तो आपके परसेप्शन को आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा आपको अपने एविडेंस प्रोसीजर को. So having lots of money does not mean that you are not spiritual, and living a very simple life does not mean that you are also a spiritual. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP आपको एक टूल देता है ताकि आप चेंज करें अपने सब एक्सपीरियंसेस के स्ट्रक्चर्स को और अपने जीवन के अंदर कॉन्ग्रुएंस लेकर आएँ, एक लयता लेकर आएँ. एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है राइटर कि एक व्यक्ति जिसके साथ उसने काम किया, वो उसका एक वुमन के साथ बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था. इट वाज अ वेरी लविंग रिलेशनशिप. लेकिन जब भी वो किसी अट्रैक्टिव वुमन को देखता था तो वो उसको एक सेक्सुअल सिग्नल्स वहाँ से इलिसिट होते थे, और फिर वो गिल्टी फील करता था क्योंकि अपने रिलेशनशिप की वैल्यू करता था. जब भी स्टेप बाय स्टेप उसकी लाइफ में उसके इमोशनल पैनल में क्या होता था, वो एक अट्रैक्टिव वुमन को मिला, उसके सिंटेक्स ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, उसने उस वुमन को देखा, उसको यहाँ पे बुक में एक साइन दिया हुआ है वी, और फिर उसने उसको अपने आप को कुछ बोला, एट, कि दैट दिस वुमन इज गॉर्जियस, शी वांट्स मी. और फिर यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ डिजायर आई की, एंड समटाइम्स वो डिजायर रियलिटी बनी और उसने एक एक्शन लिया के. ये जो उसने डिज़ायर आई और वो कोई भी रोमांटिक एडवेंचर करता है तो इसके अंदर एक सीवियर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, क्योंकि जो उसका पहले रिलेशनशिप है उसके लिए भी वैल्यू स्ट्रांग है, उसके लिए मन में बहुत डिज़ायर है. एंड नाउ वो जैसे ही किसी अट्रैक्टिव वुमन को देखता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जो कि उसके लिए एक इमोशंस क्रिएट करती हैं, देखा, से लगा कि वो गॉर्जियस है, उसे चाहती है, and he moves and take action, and there comes a romantic alliances. This is not romantic, this is more physical. राइटर ने जब इसको ट्रीट किया, वर्ड ट्रीट यूज कर रही जो कि बुक में नहीं है, उसने जो ये प्रोसेस था उसमें जब उसको ये लगा कि ये लड़की, ये वुमन मेरे प्रति, मेरे को एक लविंग वे से देख रही है, उसने इस स्टेप के बाद में एक उसको कनेस्थेटिक इंटरनल फीलिंग क्रिएट कराई. जो तरीके हमने सीखे थे स्विश वाले और बहुत सारे, उस तरीके से कि अब ये फीलिंग उसकी उस वुमन के प्रति है जिसके साथ वो अभी इन्वॉल्व्ड है. इस स्ट्रैटेजी को रेपिटिशन के साथ में राइटर ने उसको तब तक कराया जब तक कि जैसे ही वो किसी अट्रैक्टिव वुमन को देखे और उसे जिस वुमन से उसका रिलेशनशिप है अभी, वो वुमन उसको याद आए और उसे ये याद आए दैट शी वांट्स मी इंस्टेड ऑफ एनी अदर वुमन वांटिंग. वो इंटरनली अपने पार्टनर को अपने आगे सामने मुस्कुराता हुआ देखे. ये देखने के बाद, स्विश पैटर्न के बाद के अंदर उसने ये देखा कि जो दूसरी लड़की को वो देख रहा है, शी वॉक्स बाय,
यहाँ पे जो इस व्यक्ति की ओल्ड स्ट्रैटेजी थी वो उसको 2 डायरेक्शन में खींच रही थी, जो कि उसके रिलेशनशिप को भी स्ट्रेन कर रही थी। एक अर्ज टू फील अट्रैक्टिव towards women has made him feel very frustrated and conflicted. न्यू स्ट्रैटेजी से अलाउ हुआ पॉजिटिव फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट निकल गया जो कि उसके रिलेशनशिप को अंडरमाइन करता था। Now when he sees more attractive woman, he feels more like loving the woman he is living with. तो अल्टीमेट वेज टू यूज़ वैल्यू इज़ कि उसे हम इंटीग्रेट कर दें अपने मेटा प्रोग्राम्स में, ताकि हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें, मोटिवेट कर सकें और लोगों को भी। वैल्यूज़ एक अल्टीमेट फिल्टर्स हैं। मेटा प्रोग्राम्स इसके ऑपरेटिव पैटर्न्स हैं। हम इसके बारे में बुक में पूरा स्टडी कर चुके हैं। तो गाइड करते हैं हमारी धारणाओं को और फिर वहाँ से निकलता है हमारा बिहेवियर। अगर आप ये सीख लें कि इन दोनों को यूज़ कैसे करना है, तो आप अपने लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल पैटर्न क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल रियल लाइफ का दे रहा है, एक ऐसे यंग मैन का जिसकी अंडरमाइन वैल्यू जो थी वो थी हैप्पीनेस, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी की। लेकिन वो लाइफ जीता कैसे था कि एट द मोमेंट उस वक्त जो अच्छा लगा वो उसने कर लिया। कभी हम पूरी पूरी रात बाहर ही नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो इररिस्पॉन्सिबल था, लेकिन वो डायरेक्टली जो चीज़ उसके सामने दिखती थी उसके हिसाब से अपना एक्शन ले लेता था। जब राइटर ने उसके साथ काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ये जाना कि इसकी वैल्यूज़ क्या है, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट, और उसके मेटा प्रोग्राम्स क्या हैं, कि वो जिस भी चीज़ को देखता है बस उसके हिसाब से उस वक्त लगता है ये ज़रूरी और वहाँ चला जाता था। तो राइटर कहता है मैंने उससे पहले रैपो क्रिएट की, मैचिंग और मिररिंग हिम करके, जैसा हमने पहले भी सीखा था, और उससे एक लय हुआ और फिर उसे एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से उसका बिहेवियर उसकी वैल्यू सिस्टम से अगेंस्ट जा रहा है, उसको अंडरमाइन कर रहा है। समझाया कि अगर वो 2 दिन बिना अपने पेरेंट्स को बताए, उनकी परमिशन या कम्युनिकेशन किए बिना बाहर है, उसके पेरेंट्स अपनी पेशेंस लूज कर रहे हैं उसके इस व्यवहार से भी उसका व्यवहार उसकी जो वैल्यू सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। अगर वो ऐसे ही रहा तो उसके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे वो सिक्योर, हैप्पी या उसके पास ट्रस्ट होगा। वो हो सकता है किसी रिफॉर्म स्कूल में जाए, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल इनफ नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहे, वो उसे कहीं और भेज देंगे जहाँ पे कि वो रिस्पॉन्सिबल होना सीखे। राइटर ने फिर उसको ये दिया कि वो किस प्रकार से अपने इस बिहेवियर से, जो कि बहुत ही मोमेंटस है, उससे बाहर कैसे निकल सकता है। उसने उसे उसकी वैल्यूज से अवगत कराया, उसको अपबीट ऑल्टरनेटिव दिए, उसको स्पेसिफिक टास्क दिए जो कि एविडेंस प्रोसीजर बनाएगा उसके पेरेंट्स के लिए भी, उसके अपने जो वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से। उसकी वैल्यू क्या सिस्टम थी? सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट, जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट भी था। उसके इनसाइड उसे हर रोज 10 बजे तक घर होना था, उसको पूरे हफ्ते अपनी जॉब पे होना था जहाँ पे उसको अपनी ड्यूटीज करनी थी। राइटर ने बोला कि हम उसकी प्रोग्रेस को 60 डेज के अंदर दोबारा से रिव्यू करेंगे, और अगर उसने अपने सारे एग्रीमेंट को रखा तो उसके पेरेंट्स का ट्रस्ट वैल्यू बहुत एक्सपैंड कर जाएगा और ये सपोर्ट करेगा उसकी पर्सनल हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी को। अगर उसने एक बार एग्रीमेंट को तोड़ा तो ये देखेंगे कि चलो भाई अभी लर्निंग एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर उसने दोबारा उसको तोड़ा तो वो वार्निंग होगी। अगर 3rd बार उसने तोड़ा तो ही विल बी गॉन फ्रॉम द होम। राइटर ने बेसिकली उसको क्या दिया? पहले उसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके तरफ वो आगे बढ़ता, वो जो होता था मोमेंटसली चलता था। अब उसके पास एक राइट थिंग्स का तरीका था कि उसके रिलेशनशिप को सपोर्ट करना है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। एक नया स्पेसिफिक एविडेंस प्रोसीजर क्रिएट किया उसके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। राइटर कहता है कि अब उसकी वैल्यू और मेटा प्रोग्राम्स दोनों इकट्ठे आए, एक प्रॉपर मोटिवेशनल टूल्स की तरह इन्होंने काम किया, और इनफैक्ट राइटर ने एक तरीका दिखाया ताकि वो बच्चा अपने लिए सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट, जो कि उसकी वैल्यू सिस्टम है, उसको क्रिएट कर सके। यहाँ पे लाओजू एक चाइनीज फिलोसोफर रहे हैं, उनकी लाइन्स है, He who knows how much about others may be learned, but he who understands himself is more intelligent. He who controls other may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. Means अगर आप अपने आप को समझते हैं और आप अपने
ब्रेन को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा ताकतवर है बनिस्बत कि अगर आप और लोगों को समझे और लोगों के ऊपर आपकी पावर हो। तो पेज नंबर 366 पे राइटर आपसे पूछ रहा है कि अब आपको ये पता लग गया होगा कि आपकी वैल्यूज़ आपकी लाइफ में कितनी एक्सप्लोसिव हो सकती हैं एंड हाउ वैल्यूएबल दे आर, कि अगर आपको लाइफ में कुछ चेंज करना है तो यही एक टूल है। आपसे अब से पहले आपकी ये वैल्यूज सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप बिहेव करती थी। अब आपके पास पूरी एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड इट, टू मैनिपुलेट एंड क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। आप ये याद रखें कि अब जब आपको ये पता है कि वैल्यू सिस्टम हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, अब आप चेतन हो के वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं करे थे। आप उन बटन्स को प्रेस कर सकते हैं जो आपको पता ही नहीं था कि ये पहले एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से आप बहुत ही प्रोफाउंड चेंजेस अपने एंटायर लाइफ में ला सकते हैं। इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट और इफेक्ट भी है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग अनईजी अबाउट वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसको हम पहले समझते नहीं थे, अब हमें ये पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा था, हम अब नए रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं और इसे हम बहुत ही तरीके से कर सकते हैं। जो हमने बुक में सीखा है, रीफ्रेमिंग अपने एक्सपीरियंस को करना, एविडेंस प्रोसीजर को बदलना बाय मैनिपुलेटिंग देयर सब मोडालिटीज। जब भी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो रियल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द मेनी एविडेंस प्रोसीजर्स। बहुत सारे चीज़ों के अंदर आप वैल्यू को भी बदल सकते हैं कि आप सब मोडालिटीज को चेंज कर सकते हैं। मोस्ट केसेस इट इज ईजियर एंड मोर इफेक्टिव टू डील विद सब मोडालिटीज। आपको याद है हमने करी है किनेस्थेटिक, ऑडिटरी, विजन का। कहते हैं अब मेरे को पूरा विश्वास है कि आप देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल है ये टेक्निक्स और किस प्रकार से आप अपने लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू को चेंज करके अपने ब्रेन में उसकी रिप्रेजेंटेशन को बदल सकते हैं। मेरा वैल्यू सिस्टम फ्रीडम टू बी, इसके अंदर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, लव फॉर फैमिली एंड फ्रीडम टू बी। आई हैव चेंज द एविडेंस ऑफ इट। पहले मेरे लिए फ्रीडम टू बी था, मैं कहीं जाऊं, कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए। नाउ आई हैव क्रिएटेड एन एविडेंस फ्रॉम लव and freedom to be, that I'm free to do what work I want to do, and from there I'm freedom to travel where I want to meet to whomever I wish to meet. I think it's very very powerful. यहाँ पे आपको फिर से याद कराता हुआ राइटर पेज नंबर 367 पे है कि एक व्यक्ति जिसको वो काउंसल कर रहे थे, उनका नंबर 1 वैल्यू थी यूजफुलनेस और लव की वैल्यू जो थी नंबर 9 पे थी, तो उनके कहीं पे भी रिलेशनशिप बैठते ही नहीं थे। स्विश पैटर्न से याद है हमने किया था कि आपकी जो नंबर 1 वैल्यू है यूजफुलनेस, वो एक बड़े पिक्चर के अंदर है, वो राइट में है ब्राइट, और एक जो आपकी 9th रैंक्ड वैल्यू है लव, एक छोटी सी पिक्चर है ब्लैक एंड वाइट के अंदर। और फिर स्विश पैटर्न के साथ में लव की वैल्यू बड़ी हुई एंड इट स्टेज देयर, प्रैक्टिस एंड यू चेंज द हायरार्की एंड लव बिकम्स नंबर 1 वैल्यू। इससे जैसे वो दुनिया को देखता था वो पूरा बदल गया एंड नाउ उसके जो एक्शंस हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ऑल्टर हुए, द लाइफ हैज चेंज। तो कभी भी जब भी हम वैल्यू हायरार्की को चेंज करते हैं, इसकी हमारी जिंदगी पे बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन होती है, पर कई बार आपको इमीडिएटली अपरेंट नहीं लगती है। सबसे पहले बेस्ट ये है कि आप डिस्कवर करें कि मेरा एविडेंस प्रोसीजर क्या है, उसके परसेप्शन को बदलें, फिर ये देखें कि भाई जो उसकी वैल्यू में वो चाहता है वो उसको मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल राइटर दे रहा है वैल्यू सिस्टम्स के कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड कम। ये एक व्यक्ति जिसके पास में नंबर 1 वैल्यू सिस्टम है अट्रैक्शन, दूसरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, तीसरी क्रिएटिविटी और चौथी है रिस्पेक्ट। वो एक ही रिलेशनशिप के अंदर कैसे सेटिस्फैक्शन फील करेगा। अगर वो अपनी वैल्यू सिस्टम ऑफ रिस्पेक्ट को नंबर 1 वैल्यू बना ले और अट्रैक्शन को नंबर 4 बना ले, तो जब भी वो अपने पार्टनर के तरफ अट्रैक्टिव नहीं फील करता है लेकिन रिस्पेक्ट करता है, जब तक रिस्पेक्ट उसकी नंबर 1 वैल्यू सिस्टम रहेगी तो वो लेस रेडिकल अप्रोच रहेगा टू फाइंडिंग समबडी हु इज वेरी अट्रैक्टिव। देन ही हैज टू चेंज द एविडेंस ऑफ अट्रैक्शन, चेंज द अट्रैक्शन स्ट्रैटेजी,
शेयर विद दिस पार्टनर व्हाट ही नीड्स टू हैव हिज वैल्यू फुलफिल्ड। हम ऐसा करते नहीं है ना, हमारे सब में हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहता है अंदर से। एक तरफ हम दुनिया में बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम बीच में जाके रिलैक्स करना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक तरफ हम बहुत काम करना चाहते हैं ताकि हमारे जॉब में सक्सेस मिले, हमें सिक्योरिटी मिले, और दूसरी तरफ हमें एक्साइटमेंट भी चाहिए। ये वैल्यूज तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी ना। ये जो फंडामेंटल वैल्यूज जो हमें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर पुल कर रही होती है ना, तब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। सो प्लीज 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 ये चैप्टर जब खत्म हो और ये अभी कर रहे हो, अपनी वैल्यू हायरार्की को देखें, कौन सी ज्यादा जरूरी है, कौन सी कम है, कौन सी कम है, और फिर वहां से देखें कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे पहले क्लैरिटी में उसको देखने से ही आप फर्स्ट स्टेप टू रिजॉल्व करेंगे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन इट। और मुझे लगता है कि मैं फ्रीडम टू बी, लव फॉर द फैमिली, बीइंग एक्साइटेड एंड ट्रैवलिंग, ये सारे जो मेरे वैल्यू सिस्टम में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बहुत घूमने का, या फिर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं बचते हैं एट द एंड ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ कि मैं 20-25 लाख 30 लाख रुपए खर्चा करके कहीं पे बहुत अच्छी वेकेशन पे जा सकूं। और अगर पैसे हैं, मतलब बैंक शैंक में, वो खर्चना नहीं चाहती हूँ, वो भी डर लगता है कि कहीं बुढ़ापे में बीमार शिमार हुई तो फिर क्या करूंगी। इतना कॉन्फ्लिक्ट है, आप देख रहे हो। बट नाउ व्हेन आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, सो आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट द वे what some modalities I'll change, what evidence system I'll change, and I'll share with you while reading this book. So आप भी ये देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.